हेलो एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो CITS इलेक्ट्रीशियन का आपका प्रैक्टिस सेट 7 है और आपने हमारे प्रीवियस अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां जाकर विधिवत तरीके से उन सेटों को अच्छे से लगाइए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। तो दोस्तों बिल्कुल अब आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम। आप जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया उनको अच्छे से बार बार रिपीट कर लेना और 101% आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आज हमारे टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये इसमें भी जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम से जो आए हुए हैं क्वेश्चन उन्हीं को मैं करवा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना है, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि होता क्या नई वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो आशा करेंगे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके। और काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा है कि इस पर मैराथन लाइए। अगर आप मॉर्निंग में भी अगर मैराथन चाहते हैं तो हमें वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मतलब जो डीसी मोटर होता है उसमें जो स्टार्टर का उपयोग किया जाता है वो किस लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया गया है कि पल्स EMF को घटाने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी दिया जाएगा। बी देखिए यहाँ पर बी दिया गया है कि आर्मेचर के प्रतिरोध को कम करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ऑप्शन आपका डी दिया है प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। अगर आपने अपनी थ्योरी को बुक पढ़ा है अच्छे से तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आप जब बुक है ना उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए जो डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं जो स्टार्टर का यूज करते हैं डीसी में, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, जो रेती रहती है ना उसमें कौन सी सामग्री यूज की जाती है इसके बारे में पूछा गया। देखिए कच्चा लोहा, कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील या नरम इस्पात। तो उसमें से कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। और सभी साथी कमेंट करते चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम 8 तारीख को है, इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर का उच्च कार्बन स्टील करेक्ट आंसर होगा। सभी आंसर दे रहे हैं और सभी कमेंट करते चलिए और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे अन्य छात्र भी इस वीडियो से जुड़ जाएं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे से पढ़िए। एग्जाम में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप उनका राइट आंसर क्लिक करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। जो ट्यूबलाइट रहती है उसमें आप जो चौक लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में पूछा गया। देखिए चमक बढ़ाना होता है या समुचित मात्रा में धारा को सीमित करना होता है। ऑप्शन सी है हमारा पावर फैक्टर को सुधारना होता है। ऑप्शन डी दिया गया है धारा को कम करना होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो ट्यूबलाइट में हम चौक का यूज़ करते हैं तो किस लिए करते हैं। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर और काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर सुनिश्चित मात्रा में धारा को सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं चौक का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, मतलब जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए हैं, टंगस्टन का बना होता है, चांदी का बना होता है, तांबे का बना होता है या कार्बन का बना होता है। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना है 4 ऑप्शन में से। 5 सेकंड देता हूँ आपको, जल्दी से कमेंट करिए सबका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करते चलें, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो आप काफ़ी लोग बच्चे हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ए करेक्ट आंसर, यानी टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए करेगा
और थोड़ा मैंने टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ क्योंकि टाइपिंग में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि जो आप टाइप करके देना, लेकिन आपको क्वेश्चंस बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उनको अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ, ऑप्शन भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया, पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर एक होता है, जो पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन बी दिया गया आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जो पीटी होता है यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये कैसा ट्रांसफार्मर है, तो ये तो सभी साथी कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस ट्रांसफार्मर को क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि BIS के अनुसार तीन फेज जो तीन फेज और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं। जो आपने BIS के अनुसार जो आपके तीन फेज होते हैं, न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग के बारे में पूछा गया है। तो किस प्रकार के रंग होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना। तीनों फेज हो गए, मतलब तीन फेज क्या होता है, चार फेज होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 6 में से दे सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर लाल, पीला, काला या हरा रंग होना चाहिए, इस क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया है लाल, नीला, काला और हरा रंग में होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा दिया गया लाल, पीला, नीला और काला होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी दिया गया लाल, भूरा, नीला और काला। तो किस क्रम में होना चाहिए ये आपको कमेंट करके बताना। तो ये तो सभी साथी कमेंट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं कौन सा होगा। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा वीडियो का। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस क्रम में होगा, लाल, पीला, नीला और काला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कि अधिकांश सिंगल फेस वाली मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब जो अधिकांश जो सिंगल फेस मोटर होती हैं उस पर हम किस प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, इसके बारे में पूछा गया। देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया कि कौन जो होता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया बास्केट वाइंडिंग दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया चेन वाइंडिंग दिया, ऑप्शन डी दिया गया हमारा डायमंड वाइंडिंग। तो कौन सी वाइंडिंग होगी, तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और वीडियो को शेयर जरूर करते जाए जिससे अन्य छात्र भी जुड़ जाए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक जो बाइंडिंग होती है ये हमारी क्या होती है, सिंगल फेस मोटरों में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि उच्च गति प्रत्यावर्तक में उपयोगी जो होता है रोटर्स हैं, तो कौन से होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया हमारा दोहरे प्रकोष्ठ घूर्णित यानी रोटर्स, ऑप्शन बी दिया गया है बेलनाकार पोल रोटर्स, ऑप्शन सी हमारा दिया गया गहन क्षण कोष्ठ यानी रोटर्स, ऑप्शन डी दिया गया हमारा विशिष्ट पोल रोटर्स। इसमें से सही कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ये आप हमारा इतना सहयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बेलनाकार पोल रोटर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से अगर जुड़े होने पर क्या प्रभाव होता है। अगर आप किसी जो ट्रांसफार्मर है आप उसको अगर डीसी सप्लाई से अगर जोड़ देंगे तो उससे क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर काम करेगा, ऑप्शन बी दिया गया सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन सी दिया गया प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन डी दिया गया कि प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो सभी साथी कमेंट बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, और इसका सभी तो
का राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें, 5 सेकंड देता हूं उसके लिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। अगर आप जो ट्रांसफार्मर है उसको अगर डीसी सप्लाई से अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई 8 पोल प्रत्यावर्ती 750 आरपीएम पर अगर चल रहा है तो इस प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर की क्या आवृत्ति पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपको अगर इसका फार्मूला आता है तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, n बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी होता है। आपको इसमें निकालना क्या, एफ निकालना, तो एफ करके इसका आप यहाँ पर क्या करोगे, एफ बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर n इंटू पी हो जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 120। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दीजिएगा और आंसर निकाल के हमें कमेंट करके बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो। मैंने आपको इतना बता दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन दिया है, किसी प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला यानी एक्साइटर होता है। मतलब कौन होगा जो किसी प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर को उत्तेजित करेगा, तो उस एक्साइटर का आपको नाम बताना। देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया शंट जनरेटर दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया सीरीज जनरेटर दिया गया, ऑप्शन सी हमारा एसी जनरेटर दिया गया, ऑप्शन डी हमारा दिया गया डायनोमो दिया गया। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी हम क्या करेंगे, किस एक्साइटर का यूज़ करेंगे, उसमें करेंगे शंट जनरेटर का यूज़ करेंगे। किसका, शंट जनरेटर का यूज़ करेंगे। अच्छे से याद कर लेना, शंट जनरेटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम आपको ये करवा रहे हैं सब प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन, इसलिए आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवा दी उनको अच्छे से एक बार और देख के जाना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया जो ओसीबी का पूर्ण रूप क्या, मतलब ओसीबी का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है ऑयल सर्किट ब्रेकर होगा, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है ऑफ लोड सर्किट ब्रेकर होगा, सर्किट ब्रेकर है। ऑप्शन सी आपका दिया गया है ऑन लोड सर्किट ब्रेकर दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है ओवरलोड सर्किट ब्रेकर। तो सही आपको बताना, सभी सही कमेंट करके कि जो ओसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या, ओसीबी का जो फुल फॉर्म होता है, ओ का मतलब होता है ऑयल होता है, सी का मतलब होता है सर्किट होता है, और बी का मतलब होता है ब्रेकेट, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकेट इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर भी फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया है यूपीएस का पूर्ण रूप क्या, जो यूपीएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन से दिया, ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। तो जल्दी से आपको 5 सेकंड देता हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 13 नंबर का। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। क्या होगा, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि ट्रायोड एक क्या होता है, जो ट्रायोड होता है ये क्या है। ऑप्शन ए दिया गया लूप वायर है, ऑप्शन बी दिया गया तार की कुंडलीकृत कॉइल है, ऑप्शन सी दिया गया तार की कुंडली है, ऑप्शन डी आपका दिया गया सीधा तार है। तो बताइए जल्दी से सभी कमेंट करके कि जो ट्रायोड है क्या चीज़ है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, 4 ऑप्शन से कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, तार की कुंडलीकृत कॉइल है। जो ट्रायोड क्या होता है, एक तार की कुंडलीकृत कॉइल
होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उनके ऑप्शन भी अच्छे से देखना। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन जो सरल होता है वो भी आपकी एग्जाम में गलत होता है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया कि संकर्षण कार के लिए किस प्रकार की मोटर उपयुक्त होती है। जो संकर्षण कार होता है उसमें हम किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया है डीसी श्रेणी मोटर का यूज़ करेंगे, या तुल्यकालिक मोटर का यूज़ करेंगे, या कंपाउंड मोटर का यूज़ करेंगे, या प्रेरण मोटर का यूज़ करेंगे। तो कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे संकर्षण कार के लिए? तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा, हम किस मोटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर? डीसी श्रेणी मोटर का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? डीसी श्रेणी मोटर का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्किट जो होता है भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को एक स्थान की पूर्णता के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है भू रिसाव को, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया हमारा, यहाँ पर देखिए, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में। ऑप्शन बी दिया गया ऑयल सर्किट ब्रेकर में। ऑप्शन सी आपका दिया गया है मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ ढाले गए सर्किट ब्रेकर। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट करके बताना। थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन आपको मैंने सारे ऑप्शंस और क्वेश्चन अच्छे से बता दिया, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें से सही कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या, भू रिसाव यानी कि अर्थ जो लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम किस नाम से भी जानते हैं? अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति है। जो घरेलू मिक्सर होता है उसमें जो निर्धारित यानी कितनी होती है, उसकी शक्ति कितनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से दिए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया। इसमें से आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सबसे अधिक कौन सा राइट आंसर होगा। आपको 5 सेकंड देता हूँ, तो सभी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी कितनी शक्ति होना चाहिए? एक मतलब 100 से लेकर 160 वाट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 से लेकर 60 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया प्रदीपन का मात्रक क्या है। जो प्रदीपन होता है उसका जो मात्रक क्या है इसके बारे में पूछा। कैंडल शक्ति होगा, वाट होगा, या कैंडल पर मीटर स्क्वायर होगा, या ऑप्शन डी दिया गया लक्स। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करते चलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता और जब हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो। यानी प्रदीपन का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? लक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी ट्रांसफार्मर में श्वसकों यानी ब्रीदरों का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं ब्रीदरों का उपयोग, आपको बताना है। तो जो ट्रांसफार्मर में होता है जो ब्रीदर लगा रहता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं इसके बारे में पूछा गया। अगर आपने ट्रांसफार्मर के अगर बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हवा से नमी सोखने के लिए। ऑप्शन बी दिया गया वाइंडिंग में आपूर्ति देने के लिए। ऑप्शन सी आपका दिया गया वाइंडिंग में करंट देने के लिए। ऑप्शन आपका डी दिया गया वाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोधन देने के लिए। तो इसमें से आपको सही बताना है जो ब्रीदर का कार्य क्या है। तो जल्दी से कमेंट करें और ये आसानी से सभी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने जरा से भी अगर थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, हवा से नमी को सोखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्रीदर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर लगा रहता है वो क्या करता है, हवा से नमी को सोखने का यूज़ करता है। ठीक है,
अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में जितने मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँ सभी प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से एंड तक वीडियो को एंड तक बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो स्थायी अगर चुंबक बनाना है तो हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया नरम लोहे का, कोबाल्ट का, कार्बन इस्पात का या निकल का। तो इसमें से किसका यूज़ करेंगे ये आपको बताना है। तो कमेंट करते चलें जल्दी से, इसका राइट आंसर बताएं सभी साथी। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसका है, कार्बन इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे, कार्बन इस्पात का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि वायरिंग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए युक्ति उपयोग की जाती है। जो वायरिंग होती है उसमें इंसुलेशन के प्रतिरोध को अगर आपको मापना है तो किसका उपयोग करेंगे, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया क्लैंप मीटर का, मल्टीमीटर का, टेकोमीटर का या मेगर का। तो आप बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, वायर का अगर आपको इंसुलेशन का अगर प्रतिरोध को अगर मापना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेगर का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, मेगर। अगर आपने ITI में अगर मेगर को देखा होगा तो आपने इंसुलेशन को टेस्ट भी किया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि एक जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब, मतलब एक जनरेटर में दक्षता कब होगी इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें दिया ऑप्शन ए दिया गया परिवर्ती हानि तामा हानि से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया है कि परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी दिया गया है परिवर्तित हानि स्थिर हानि से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि परिवर्तित हानि स्थिर हानि से कम हो। तो इसमें से आपको सही बताना है कि मतलब कि जनरेटर जो होता है अधिकतम दक्षता उसकी कब होगी। तो कमेंट करके बताएं इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए। तो 5 सेकंड देता हूं आपको। तो काफी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कब होगा, जब परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, जनरेटर क्या होगा, अधिकतम उसकी दक्षता होगी, यानी एफिशिएंसी उसकी अधिक होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया ल्यूमेन पर वॉट की इकाई है। जो ल्यूमेन पर वॉट है मतलब किसकी इकाई है इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। अगर आपने जितने भी यूनिट्स हैं ना हमेशा याद करके चलिए। यूनिट आपके जितने भी टॉपिक्स में दिए गए उनको अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि यूनिट्स हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दिया गया है कि क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है लाइट लक्स होगा। ऑप्शन बी दिया गया ल्यूमिनस दक्षता। ऑप्शन सी आपका चमक यानी ब्राइटनेस। ऑप्शन डी दिया गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, ल्यूमिन पर वाट किसकी इकाई है इनमें से चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी ल्यूमिनस दक्षता जो है ना इसकी जो यूनिट है ये ल्यूमिन पर वाट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि निम्न में से किस मोटर में निम्न मरम्मत की आवश्यकता होती है। मतलब किसकी, मतलब कौन सी मोटर है जिसमें निम्न मरम्मत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया गया है तुल्यकालिक मोटर में, डीसी मोटर में, या फिर स्लिप रिंग मोटर, या फिर प्रेरण मोटर। तो इसमें किसमें जो होती है निम्न मोटर की मरम्मत की आवश्यकता होती है इसके बारे में पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करते चलें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मोटर में निम्न मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो किसकी, कौन सा मोटर होगा, वो प्रेरण मोटर होगा, जिसमें क्या होता है हमेशा क्या होता है थोड़ा बहुत मरम्मत की आवश्यकता पड़ती रहती है। कौन सा मोटर है, प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट
किसका प्रयोग किया जाता है। जो सीसा अम्ल वाली बैटरी है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का मतलब किसका, इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा जो अम्ल है उसका उपयोग करेंगे, तो इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया सोडियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करेंगे, या सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे, या अमोनियम सल्फेट का यूज़ करेंगे। तो आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। जो सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं तो कौन से का मतलब किसका यूज़ करेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन से आप सभी साथी कमेंट करके बता सकते हैं आसानी से। अगर आपने अगर सेल के बारे में अच्छा से पढ़ा हुआ तो कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ किस में करते हैं, सीसा अम्ल वाली बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट के उपयोग में करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया उद्दीपन लैंप का पावर फैक्टर होता है। जो उद्दीपन जो लैंप होता है, अगर आपने पढ़ा है लैंप के बारे में, उद्दीपन जो लैंप होगा उसके पावर फैक्टर कितना होता है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया 0, ऑप्शन बी दिया गया इकाई होना चाहिए, अग्रगामी होना चाहिए, या फिर पश्चगामी होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करते चलें। अगर आपने अपनी थ्योरी को अगर अच्छे से पढ़ा है, आपकी पढ़े ITI की बुक को भी, तो भी आसानी से आप इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, इकाई, यानी उद्दीपन जो लैंप होता है उसकी जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होगा, इकाई यानी यूनिट होगा। ठीक है, इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। अगर आपने इसको तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप आसानी से इसका बता सकते हैं इसका मान, कि एक ऐसी जो सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर 1.11 दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया है 1.41 दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया आपका है 1.61 दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया 2.1 दिया गया। मैंने आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, लेकिन मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिया और क्वेश्चन भी बता दिया, क्योंकि टाइपिंग के लिए हम इतना समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको प्रीवियस एग्जाम से कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन वही करवाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, जो AC सर्किट का जो फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो होता है हमारा 1.11 होता है, यानी 1.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर में ओवरलोड रिले का प्रयोग मुख्यतः किया था। मतलब कहने का मतलब ये, मोटर होता है उसमें ओवरलोड रिले का यूज़ किया था। हम वो किसके लिए करते हैं इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया अति वोल्टेज से सुरक्षा के लिए करते हैं, अंडर जो लोड से सुरक्षा के लिए करते हैं, ऑप्शन सी दिया गया ओवरलोड से सुरक्षा के लिए करते हैं, ऑप्शन डी दिया गया अति तापन से सुरक्षा के लिए करते हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जो आप मोटर यूज़ करते हैं उसमें ओवरलोड जो रिले लगी रहती है उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, हमारा ओवरलोड से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिले का उपयोग करते हैं किसमें, मोटर में। ठीक, ओवरलोड रिले का यूज़ किसके लिए करते हैं, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, मैं बार बार इसका आंसर कमेंट कर बता देता हूँ जिससे कि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन को, तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत ही कम जगह जहाँ रहती है वहाँ पर हम किस प्रकार के प्लायर का उपयोग करते हैं इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है कि लंबे नोकदार प्लायर्स का उपयोग करेंगे, ऑप्शन आपका बी दिया गया है कि गोल नोकदार प्लायर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी हमारा दिया गया जोड़ प्लायर दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया साइड कटिंग प्लायर। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आपने टूल्स के बारे में अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसको राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जहाँ पर संकीर्ण जगह है वहाँ पर हम किस प्रकार के प्लायर का यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में पूछा गया है।
तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी साथी कमेंट करते चलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये आप हमारे लिए इतना सहयोग करिए, बाकी आपसे हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उतना सपोर्ट आप भी कीजिएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, लंबे नोकदार प्लायर का यूज़ करते हैं, जहां मतलब कम संकीर्ण जगह होती है, जहां पर बड़े प्लायर्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लंबे नोकदार प्लायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या है आपके बारे में, इसके बारे में पूछा गया। सुपर कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या कंडक्टर्स हैं, या ऑप्शन डी दिया है कुछ अलग है। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट करने भी लगे हैं, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रम स्विच का उपयोग में किया जाता है, जो ड्रम स्विच होता है जिसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि बगीचे की प्रकाश व्यवस्था में करेंगे, ऑप्शन बी हमारा दिया गया सीढ़ियों पर प्रकाश व्यवस्था पे करेंगे, ऑप्शन आपका सी दिया गया सड़क की प्रकाश व्यवस्था के लिए करेंगे, ऑप्शन आपका डी दिया गया सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करें, जो ड्रम स्विच होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आपने अगर स्विच के बारे में भी अगर अच्छे से पढ़ा, अगर आपने थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी है ना आपकी ITI की भी, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में हम क्या करते हैं, ड्रम स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और राइट आंसर में कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि परिपथ में पूर्ण प्रतिरोध कहलाता है, जो परिपथ होता है उसमें जो पूर्ण प्रतिरोध क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए दिया गया संधारित्र कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है, या प्रेरकत्व कहलाता है, या प्रतिबाधा कहलाएगा। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, क्योंकि एग्जाम किसी एक का नहीं है, सभी का एग्जाम है, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी प्रतिबाधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कि रिक्तान की प्रधान की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है। मतलब किसके द्वारा हम एंड रूल की पहचान करते हैं, चुंबकीय ध्रुव की करते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स की करते हैं, या चुंबकीय सर्किट की करते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की करते हैं। एंड रूल के नियम के अनुसार बताइए किसका हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर, किसकी पहचान के लिए एंड रूल का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, अगर आपने एंड रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको क्या हो एग्ज़ाम में वहाँ गलती हो जाएगी तो वहाँ नहीं सुधार पाएंगे, अभी गलती हो जाएगी तो मैं आपको आंसर राइट बता देता हूँ कौन सा होगा, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करें। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारे 33 का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी चुंबकीय ध्रुव में हम क्या करते हैं, एंड रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। अगर आपने इसके बारे में जितनी भी जो श्वसन की विधियां हैं, जब विद्युत से लगता जो झटका लगता है ना, उससे जो संबंधित 3-4 विधियां देंगी, अगर आपने उनको पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कृत्रिम श्वसन की जो साधारण और आसान विधि कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया सैफर विधि होना चाहिए, या मुंह से मुंह वाली विधि होना चाहिए, या सिल्वेस्टर विधि होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया मुंह से नाक वाली विधि। तो कौन सी साधारण और आसान विधि पूछा गया, तो जल्दी से कमेंट करिए, आपको 5 सेकंड देता हूँ, मैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर, यानी मुंह से नाक वाली विधि क्या होती है, साधारण और आसान विधि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कि इसमें दिया गया जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी एक बार रिपीट करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को
रिक्तस्थान की पूर्ति करना के रूप में व्यक्त किया जाता, मतलब किस फार्मूले के रूप में व्यक्त किया जाता है फैराडे का जो पहला नियम है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया, आपको ऑप्शन डी दिया गया। आपको इसमें से कमेंट करके बताना जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फैराडे का फर्स्ट नियम है इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके दो नियम है, अगर आपने आसानी से अगर पढ़ रखा है तो आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। M बराबर ZIT इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन से दिए गए भंवर धारा का दोष है, जो भंवर धारा दोष है क्या है इसके बारे में पूछा गया है कि कुंडल में विभव का बढ़ना है। ऑप्शन बी दिया गया है कुंडल में ऊष्मा का व्यय दिया गया। ऑप्शन सी दिया कुंडलन में अति भारण दिया गया। ऑप्शन आपका डी दिया कुंडलन में शीतलन दिया गया। तो इसमें से आपको कमेंट करना है कि जो भंवर धारा का दोष है कौन सा होगा। इसमें से जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। जो भंवर धारा का दोष होता है तो किस में होता है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें, इतना सपोर्ट हमारे लिए कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा, कुंडलन में ऊष्मा का व्यय जो होता है ये भंवर धारा का दोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालन के लिए कौन सी प्रमुख शर्त है। मतलब अगर दो ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल यानी समांतर में अगर चलाना है तो कौन सी शर्त होना जरूरी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए। तो जल्दी से कमेंट करिए दो ट्रांसफार्मर को तुल्यकालन का प्रमुख शर्त कौन सा होना चाहिए, मतलब दोनों को अगर एक साथ चलाना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन से सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बी करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगर दो ट्रांसफार्मर को अगर समान रूप से समांतर यानी पैरेलल चलाना है तो उसके लिए आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले उसको देखिए। क्वेश्चन में दिया गया बैटरी का जो ट्रिकल होता है आवेशन के द्वारा आवेशन किया जाता है। किसके द्वारा करेंगे, बैटरी का जो ट्रिकल आवेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पूर्ण भार धारा के द्वारा या निम्न भार धारा के द्वारा, या ऑप्शन दिया जाएगा अति निम्न धारा के द्वारा, अति भार धारा के द्वारा। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। जो बैटरी का जो ट्रिकल आवेशन के द्वारा जो आवेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी अति निम्न धारा पर हम क्या करते हैं, बैटरी का ट्रिकल आवेशन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद हमें आंसर कमेंट करना। तो क्वेश्चन में दिया गया MG जो होता है सेट और रोटरी परिवर्ती करते हैं। तो किसमें करते हैं, देखिए DC को स्पंदनीय सप्लाई में, ऑप्शन बी दिया गया AC को स्पंदनीय सप्लाई में, ऑप्शन सी दिया गया AC को DC सप्लाई में, ऑप्शन डी दिया गया कि DC को AC सप्लाई में। तो किसमें करते हैं, तो इसमें आपको कमेंट करना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, AC को DC सप्लाई में क्या करते हैं, ये इसका करेक्ट है। मतलब MG जो सेट होता है, रोटरी जो परिवर्तक होता है, इसका उपयोग हम करते हैं AC को DC सप्लाई में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा।
देखिए क्वेश्चन में दिया गया क्लिप ऑन जो मीटर है एक है, मतलब जो क्लिप ऑन जो मीटर होता है ये किस प्रकार का मीटर, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया वितरण ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन बी दिया गया विभव ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन सी आपका धारा ट्रांसफार्मर दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया 3 फेज ट्रांसफार्मर। जो क्लिप ऑन जो मीटर है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है इसके बारे में पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, चारों ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जितने भी साथी हमारे वीडियो देखे सभी कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा हमारा धारा ट्रांसफार्मर, जो क्लिप ऑन जो मीटर होता है ये क्या होता है, एक धारा ट्रांसफार्मर, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो CRO का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप फुल फॉर्म भी सारे याद कर लेना। CRO का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करिए, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए CRO का फुल फॉर्म। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा CRO का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट करने लगे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा CRO का होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, C का मतलब होता है कैथोड और R का मतलब रे, O का मतलब होता है ऑसिलोस्कोप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर सही कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में, देखिएगा पढ़िएगा इसमें से। देखिए क्वेश्चन में दिया सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो सोल्डरिंग आयरन जो बिट होता है उसमें किस सामग्री का उपयोग करेंगे इसके बारे में पूछा। देखिए जस्तेदार लोहा यूज़ करेंगे या फिर तांबे का यूज़ करेंगे या पीतल का करेंगे, लोहा का करेंगे। तो आपको इसमें से कमेंट करना कौन सी सामग्री यानी कौन सी मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी साथी कमेंट करेंगे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा तांबा इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोल्डरिंग जो आयरन की जो बिट होती है ना, अगर आपने सोल्डरिंग आयरन अगर ITI में अगर देखा होगा तो उसकी जो बिट होती है ना वो कॉपर की बनी होती है, किसकी, तांबे की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी बताना है कौन सा विद्युत रोधी है। तो जल्दी से कमेंट करिए, तांबा होगा या पीतल होगा, फाइबर होगा या फिर सोना होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे 43 का कौन सा राइट आंसर हो जाए। विद्युत रोधी का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके उसे बोलते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया फर्स्ट हमारा दिया गया तांबा, तांबे में तो धारा प्रवाहित होती है, ये तो सही हो जाएगा। पीतल है, पीतल में धारा प्रवाहित हो जाएगी। और सोना ये भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन जो विद्युत रोधी है वो कौन सा, फाइबर में हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें ना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उनके ऑप्शंस को देख तभी राइट आंसर कमेंट करना, बिल्कुल घबराना नहीं एग्जाम में। तो लिए क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। अगर आप विद्युत अगर कार्य कर रहे हैं, अगर लाइट पर अगर बिजली पर कोई भी वर्क कर रहे हैं या किसी वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किस प्रकार के क्या कहते हैं जो शूज़ का उपयोग करना चाहिए इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया कि रबर सोल वाले कपड़े के जूते होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी दिया गया चमड़े जो सोल वाले चमड़े के जूते होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका दिया मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी दिया गया है चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते होना चाहिए। सही आपको कमेंट करना है जो विद्युत कार्य के लिए हम किन जूतों का यूज़ करना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी कमेंट करने लगे हैं, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे मोटे रबर सोल वाले जूते कपड़ों का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते का यूज़ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया कि LT और ST लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपको LT और ST पर यानी लो
टेंशन होता है, हाई टेंशन जो लाइन होती है उस पर अगर आपको काम करना है, इलेक्ट्रिशियन के पास क्या होना चाहिए? तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा हमारा, क्या होगा, वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप एलटी और एसटी लाइन पर अगर काम करते हैं अगर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन के पास एक जो आईटीआई किया हुआ उसके पास एक वायरमैन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से कौन से सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है? तो कौन सी होगी? तरल घर्षण वाली प्रणाली होगा, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली होगा, ऑप्शन सी आपका दिया गया वायु घर्षण प्रणाली होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया भंवर धारा प्रणाली। तो इसमें से आपको कमेंट करना है तो कौन सी होना चाहिए, और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा, तो कमेंट करके बताएं। तो जितने साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे अन्य छात्रों को भी वीडियो का लाभ मिल सके, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल ही 8 तारीख को होने वाला है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी कोशिश करेंगे आपके लिए एक मैराथन लाएँ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके यस जरूर करिएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर भंवर धारा प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें, भंवर धारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक AVO मीटर को माप सकता है। जो AVO जो मीटर होता है ये किस किस को माप सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए आपका दिया गया है कि करंट, EMF और पावर फैक्टर को नाप सकता है। ऑप्शन बी दिया गया करंट, पावर और प्रतिरोध को माप सकता है। ऑप्शन सी दिया गया हमारा करंट, पावर फैक्टर और आवृत्ति को माप सकता है। ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि करंट, EMF और प्रतिरोध को माप सकता है। मतलब AVO जो मीटर है किसको माप सकता है, इसमें से आपको कमेंट करना 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। 5 सेकंड देता हूं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए सभी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना कीजिएगा, पूरे प्रैक्टिस लगा लेना जितने भी मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले इनको रिवाइज जरूर कर लेना। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 46 का ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी AVO के द्वारा करंट और यहाँ पर EMF और प्रतिरोध इन सभी को हम माप सकते हैं। यानी 47 का गया हुआ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये रहा, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी DC जनरेटर में EMF समीकरण का फार्मूला पूछा गया। ठीक है, जो DC जनरेटर का EMF का समीकरण का फार्मूला क्या होगा। अगर आपने इस फार्मूले को पढ़ा भी होगा तो आसानी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया 5ZNP/60 A वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी दिया गया है कि 5NZB/100 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका दिया गया 5NZB/50 A वोल्ट दिया गया। ऑप्शन आपका डी दिया गया 5NZB/10 A वोल्ट। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना। अगर आपने जरा सा भी अगर इसके बारे में DC जनरेटर में इस फार्मूले को पढ़ रखा है तो आप सीधा राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा 5ZNP/60 A हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल, इसलिए इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि MMF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करिए, MMF का फुल फॉर्म कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया। आपको कमेंट करना है इसमें से सही फार्मूला जो फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी करने लगे, तो जल्दी से जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा मैग्नेटो मोटिव फोर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी MMF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका 50 क्वेश्चन की जो मैराथन मैंने आपको करवा दिया, और इनको बिल्कुल विधिवत तरीके से अच्छे से पूरा स्किप मत कर देखना, एक बार 2 बार रिवीजन कर लेना। आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। देखिए किसी DC मोटर की दिशा द्वारा बदली, जैसे जो आपको अगर DC मोटर है उसकी अगर दिशा यानी डायरेक्शन को अगर बदलना है तो किसके द्वारा बदल सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर प्रत्यावर्ती आवृत्ति
वाले वायर संयोजनों के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर संयोजन के द्वारा, या ऑप्शन सी आपका दिया गया प्रत्यावर्ती इंटरपोल संयोजन के द्वारा, ऑप्शन आपका डी दिया गया प्रत्यावर्ती फील्ड और आर्मेचर के जोड़ संयोजनों के द्वारा। किसके द्वारा हम डीसी मोटर की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, आपको ये कमेंट करके बताना इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए। तो कमेंट करें सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट करने लगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर के संयोजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर की दिशा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपके मैराथन के तौर पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो आशा करता हूँ आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल पर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मॉर्निंग में एक मैराथन और लाई जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।